हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हो आप लोग दोस्तों। आज की क्लास है बीएड फर्स्ट ईयर की, जिसमें आज हमारा टॉपिक है वंशानुक्रम के सिद्धांत या प्रिंसिपल्स ऑफ हेरिडिटी। तो जानेंगे वंशानुक्रम के जो भी सिद्धांत हैं उन सभी को इसी क्लास में। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहे सभी क्लासेस की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, वीडियो को देखिएगा। वंशानुक्रम की क्रियाविधि के अध्ययन और परीक्षण के पश्चात कुछ वैज्ञानिकों ने सिद्धांत दिए हैं, उन्हीं को यहाँ पर देखेंगे। पहला जो सिद्धांत है वो गाल्टन का है। गाल्टन का जीव सांख्यिकीय सिद्धांत या गाल्टन्स बायोमेट्री थ्योरी। गाल्टन ने कौन सा सिद्धांत दिया और इसके अंदर क्या प्रतिपादित किया, क्या चीज़ें निष्कर्ष निकाला, तो देखिएगा। गाल्टन ने एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संक्रमण होने वाले गुणों का एक सांख्यिकीय अध्ययन किया। जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो गुण इस ट्रांसफ़र होते हैं हमारे अंदर या बालकों के अंदर, उन सभी का इन्होंने क्या किया, सांख्यिकीय अध्ययन किया, जिसके आधार पर इन्होंने निष्कर्ष निकाला कि बालक को वंशानुक्रम की विरासत से मिलने वाले गुण केवल उनके माता पिता से ही नहीं मिलते, अपितु अपने दादा दादी, परदादा परदादी और अन्य पूर्वजों से ये गुण प्राप्त करता है एक बालक। उनके अनुसार बालक में संक्रमण होने वाले गुणों की मात्रा जो है वो पीढ़ी दर पीढ़ी एक निश्चित अनुपात में हस्तांतरित होती है। इनका कहना यह है कि गुण तो ट्रांसफ़र होते हैं लेकिन एक निश्चित उसका अनुपात होता है। ये इन्होंने निष्कर्ष निकाला। इस सिद्धांत के माध्यम से इन्होंने एक फिगर में दर्शाया भी है, जो फिगर आप देख सकते हो यहाँ पर। इस फिगर के माध्यम से इन्होंने सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर की हैं। आगे है कि सिद्धांत से स्पष्ट होता है कि व्यक्ति की समस्त विशेषताएं उसे अपने माता पिता से ही प्राप्त होती हैं, वरन उसे अपने पूर्वजों से भी प्राप्त होती हैं। मतलब सिर्फ माता पिता से ही नहीं, पूर्वजों से भी सारी विशेषताएं प्राप्त होती हैं। तो जैसे जैसे ये पुरानी होती जाती हैं उसका अंशदान कम होता जाता है। यही कारण है कि माता पिता के बुद्धिमान होते हुए भी उनकी संतानें मंद बुद्धि हो जाती हैं। कभी कभी ऐसा किसी किसी केस में होता है। तो यदि उन दोनों के पूर्वजों में यानी कि माता पिता के पूर्वजों में कोई मंद बुद्धि रहा हो, इसी प्रकार माता पिता के गोरे होने पर भी संतान काली हो सकती है। क्या रीज़न है कि संतान काली हो रही है? क्योंकि इन्होंने पहले ही बताया अपने सिद्धांत में कि जो गुण हैं वो माता पिता से ही नहीं मिलते वरन हमारे पूर्वजों से भी मिलते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि हमारे माता पिता गोरे हों जबकि हमारे पूर्वज जो रहे हों उनमें से कोई काले रंग का रहा हो। तो इसलिए जो संतान है यानी कि हमारे माता पिता की संतान स्वयं हम जो हैं वो काले भी हो सकते हैं। तो ये रीज़न है इसका। यह काला रंग उसे माता पिता की तरफ से पूर्वजों से प्राप्त हो सकता है। अगला सिद्धांत देखिएगा, वीजमैन का वीज कोश की निरंतरता का सिद्धांत। ये सिद्धांत क्या कहता है? तो वीजमैन ने यह स्पष्ट किया कि स्त्री पुरुषों के जीन्स से जाइगोट का निर्माण होता है और जाइगोट में दो प्रकार के कोश या सेल पाए जाते हैं। कौन कौन से? पहला है शरीर कोश या बॉडी सेल और दूसरा जीव कोश या जर्म सेल। तो दो कोश इनके अनुसार शरीर में पाए जाते हैं जाइगोट में। कौन कौन से? बॉडी सेल और जर्म सेल। जीव कोश जो है या जो जर्म सेल है वो कभी भी नष्ट नहीं होता और यह पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र होता रहता है और इस प्रकार एक पीढ़ी से जो गुण है वो दूसरी पीढ़ी को मिलते रहते हैं, क्योंकि ये कभी नष्ट नहीं होता। आधुनिक आलोचकों के अनुसार कहा गया कि वीजमैन का सिद्धांत वंशानुक्रम की संपूर्ण प्रक्रिया की व्याख्या संतोषजनक ढंग से नहीं करता, इसलिए यह सिद्धांत मान्य नहीं है। तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान देना है। अगला सिद्धांत जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है इसका। तीसरा जो सिद्धांत है क्या है? मेंडल का वंशानुक्रम का सिद्धांत या मेंडल्स थ्योरी ऑफ हेरिडिटी। इसमें इन्होंने क्या प्रतिपादित किया, किस चीज़ का परीक्षण किया? तो मेंडल ने मटर पर परीक्षण कर एक सिद्धांत निकाला कि वर्ण संकर प्राणी अथवा जीव अपने मौलिक रूप की ओर अग्रसर होता है। मेंडल ने ये प्रयोग मटर पर किया और चूहों पर, ये दोनों पर किया इन्होंने अपना प्रयोग। तो मेंडल ने सबसे पहले छोटी और बड़ी दो प्रकार की मटर ली, एक साथ समान संख्या में इसे बोया। फिर जो उगने वाली मटर थी इनसे वो सभी वर्ण संकर जाति की थी
और इन वर्णशंकर जाति की मटरों को फिर से इन्होंने बोया, तो उससे क्या निकली, विशुद्ध और वर्णशंकर दोनों प्रकार की मटर उत्पन्न हुई। फिर क्या किया इन्होंने, वर्णशंकर जाति की जो मटर थी उसको बार बार बोना स्टार्ट किया, और लास्ट में इन्हें जो मटर उपलब्ध हुई वे क्या थी, वर्णशंकर होने के बजाय शुद्ध मटर थी। तो ये यहाँ पर इनका निष्कर्ष निकलता है। इसके माध्यम से मेंडल का यह प्रयोग यहाँ पर चित्र के माध्यम से दिखाया जा रहा है। देखिए, इन्होंने कहा कि बड़ी मटर और छोटी मटर दोनों मटर को इन्होंने एक साथ बोया और काफ़ी बार इन्होंने ऐसी बारंबारता की। इसके बाद अंत में इन्हें वर्णशंकर के बजाय शुद्ध मटर इनको उपलब्ध हुई। मटर के उपयुक्त प्रयोग द्वारा मेंडल इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि जो गुण जागृत होता है वह सुप्त गुण को दबा देता है। अब इन्होंने चूहों पर क्या प्रयोग किया तो ये भी देख लीजिए। तो मेंडल ने सफ़ेद और काले चूहों को साथ साथ रखा, और इन चूहों के बच्चे हुए तो वे सभी काले रंग के थे, क्योंकि जबकि इन्होंने सफ़ेद और कालों को साथ में रखा था, और जो चूहे उत्पन्न हुए थे, जो चूहे के बच्चे थे, वे सारे बच्चे काले ही थे। फिर क्या किया, इन वर्णशंकर काले चूहों को एक साथ रखा। इससे उत्पन्न होने वाले जो चूहे थे वे काले और सफ़ेद दोनों रंग के थे, तथा काले और सफ़ेद चूहों का अनुपात 3:1 था। इस तरह उत्पन्न सफ़ेद चूहों से केवल सफ़ेद चूहे उत्पन्न हुए, किंतु काले चूहों में से 1/3 ने केवल काले चूहे उत्पन्न किए, और 2/3 ने यहाँ पर काले और सफ़ेद दोनों प्रकार के चूहे उत्पन्न किए। अब उपयुक्त परीक्षणों से निष्कर्ष यह निकलता है कि नर और मादा के गुणसूत्रों में से कुछ तो व्यक्त और कुछ सुप्त रूप भी होते हैं। व्यक्त गुण के अभाव में सुप्त गुण जो है वो प्रधान हो जाता है, और मेंडल के नियम को प्रमुख की ओर प्रत्यागमन का नियम भी कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, प्रमुख की ओर प्रत्यागमन का नियम भी इसको कहा जाता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर आप फिगर देख लीजिएगा कि काले चूहे और सफ़ेद चूहे को इन्होंने जब साथ में रखा तो उनमें से 3:1 यानी कि 3, यहाँ पर देखिए आप देख पा रहे हैं काले चूहों का अनुपात 3 है, और जबकि सफ़ेद चूहों का अनुपात 1 है। फिर क्या किया, इन्होंने काले चूहे और काले चूहों को साथ में रखा, तब भी क्या हुआ, तब यहाँ पर 3:1 तरह का। फिर इन्होंने देखा कि काले जो चूहे हैं उनका अनुपात 3 है, और सफ़ेद चूहे उनका अनुपात 1 है। तो इस प्रकार से इन्होंने इसका निष्कर्ष निकाला। वर्तमान में इस सिद्धांत को अपेक्षाकृत अधिक मान्यता प्राप्त हुआ है, और परंतु मेंडल ने जो प्रतिशत निश्चित किया है वह सब मनुष्य पर लागू नहीं होता। यह तो मतलब पैतृकों का संयोग पर निर्भर करता है, जो किसी विशेष क्रम में नहीं होता। चांस फैक्टर इन सभी चीज़ों पर निर्भर करता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है। अगला जो सिद्धांत है वह है विकासवाद या थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। ये आपको देखना है। तो इसे अर्जित गुणों के संक्रमण का सिद्धांत भी कहते हैं। जीव वैज्ञानिक लैमार्क के अनुसार प्राणी की कुछ आंतरिक उत्तेजना होती हैं जो उसकी आवश्यकताओं को संतुष्ट करती हैं, और ऐसा करने पर वह अपनी स्वाभाविक आदतों को पर्यावरण के अनुकूल कर लेता है और अपनी शारीरिक संरचना में बदलाव कर लेता है, और इस शारीरिक परिवर्तन को अगली पीढ़ी में हस्तांतरित कर देता है। इस प्रक्रिया में शरीर का कोई अंग जैसे है तो अपेक्षाकृत विकसित हो जाता है, और कोई अंग विलुप्त हो जाता है, जिससे कई पीढ़ी के बाद नई प्रकार की प्रजाति का विकास हो जाता है। इसके समर्थन में उन्होंने जिराफ का एक उदाहरण दिया और बताया कि जिराफ की गर्दन पहले घोड़ी की तरह थी, लेकिन पेड़ों की पत्तियां खाने के प्रयास से उसकी गर्दन पीढ़ी दर पीढ़ी लंबी होती गई, और आज जब क्या होता है कि जब जिराफ के बच्चे होते हैं तो उनकी गर्दन लंबी होती है। डार्विन के अनुसार वही प्राणी जीवित रह पाते हैं जिनमें पर्यावरण के साथ संघर्ष करने की क्षमता होती है। और डार्विन के अनुसार एक बात और कही गई कि प्राणी जीवन रक्षा के लिए जिन गुणों को अर्जित करता है वे गुण अगली पीढ़ी में संक्रमित या ट्रांसफर हो जाते हैं। मैकडूगल ने चूहों पर एक परीक्षण किया। उन्होंने कुछ चूहों को तालाब में छोड़ दिया, जिससे निकलने के 2 मार्ग थे। एक में प्रकाश था और दूसरे में क्या था, अंधेरा था। 2 मार्ग उन्होंने रखा था निकलने का चूहों को, एक में उजाला था और एक में अंधेरा था। तो प्रकाश वाले रास्ते में एक बिजली का तार लगा दिया, जिससे इस रास्ते से निकलने पर चूहों को झटका लगे, और चूहे प्रकाशित मार्ग से निकलने का प्रयास करते थे, किंतु बिजली का झटका लगते ही वे घबरा जाते थे और दूसरे मार्ग को खोजने का जो चूहे थे वे प्रयास करते थे। दूसरा मार्ग अंधकार में था मगर सुरक्षित था, उसमें किसी प्रकार का कोई तार नहीं लगा था।
सुरक्षित मार्ग से निकलने के प्रशिक्षण में प्रथम पीढ़ी के चूहे जो है 165 बार उन्होंने गलती की, जबकि चूहे की जो 23वीं पीढ़ी है वे सारे सुरक्षित मार्ग चुनने में सिर्फ 25 बार ही इन्होंने गलतियां किया। अतः यह प्रयोग जो है यह बताता है कि अर्जित गुणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरण हो सकता है। यानी कि पहले जो चूहे थे पहली पीढ़ी के, उन्होंने काफ़ी गलतियां की थी, लेकिन आगे ऐसी पीढ़ी जब बढ़ती गई तब लास्ट में क्या हुआ कि ये गलतियां कम हो गई, वे अपना सुरक्षित मार्ग आसानी से ढूंढने लग गए। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें से पता चलता है इस सिद्धांत से। अगला है मनोवैज्ञानिक बीजमैन ने चूहों पर प्रयोग करके प्रमाणित किया कि माता पिता द्वारा अपने जीवन काल में उपार्जित गुणों का हस्तांतरण उनकी संतानों में नहीं होता है। इन्होंने कहा कि कुछ चूहे की पूंछ काट दी इन्होंने और किसी तरह कई पीढ़ियों तक चूहे की पूंछ ये काटते रहे, किंतु किसी भी पीढ़ी में कोई भी पूंछ विहीन चूहा पैदा नहीं हुआ। इससे इनका इस निकलता है कि उपार्जित गुणों का हस्तांतरण संतानों में नहीं होता। अगला है डार्विन और बीजमैन के प्रयोगों से हमें क्या स्पष्ट होता है कि वे गुण अगली पीढ़ी में हस्तांतरित होते हैं जिनका जीवन के लिए संघर्ष करते समय बीज कोषों पर प्रभाव पड़ता है, और जो अर्जित बीज कोषों पर प्रभाव नहीं डाल पाते वे गुण ट्रांसफर या हस्तांतरित नहीं होते हैं। यही कारण है कि परिवार में सीखी गई भाषा का संक्रमण नई पीढ़ी में नहीं होता है तथा भाषा प्रत्येक पीढ़ी में नए सिरे से सीखनी ही पड़ती है। तो ये सारे जो सिद्धांत थे वो आपने देखे। आपको अगर यहाँ पर कोई भी डाउट है तो आप ज़रूर पूछिएगा, और आपको ये क्लास कैसी लगी बताइएगा। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।